मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और आप हमारे एक बहुत प्रेरित करने वाले शो सेल्फ मेड आइकन को देखते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जिन्होंने देश में, दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया हो और खुद को बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में स्थापित किया हो। कई बार आप जो है ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने न केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को स्थापित किया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने अपना समाज का भी कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट किया, प्रेरित किया। तो ऐसे ही एक व्यक्ति तो हमारे साथ हैं जिन्होंने समाज को बहुत अधिक प्रेरित किया और मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टास्कर हैं। वो हैं आदर्श कुमार जी। आदर्श कुमार जी गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं और हसनपुर के एक बहुत मशहूर, काफ़ी रेस्पेक्टेबल फैमिली के वो हैं। आदर्श कुमार साहब अभी हाल ही में IAS हैं और VRS उन्होंने लिया है और एक नई पारी का वो शुरुआत कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके व्यक्तित्व को समझेंगे, उनके नज़रिए को समझेंगे। नमस्कार आदर्श जी। नमस्कार राज भाई, कैसे हैं आप? बहुत खूब। सबसे पहले आपका शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो पे आने का निमंत्रण दिया। और इतनी अजीम शख्सियत तो मैं हूँ नहीं, परंतु आपकी ज़र्रा नवाजी का शुक्रिया। आदर्श साहब, अभी हम जो है वो एक्चुअली समझना चाहते हैं आपको और आपके व्यक्तित्व को समझना चाहते हैं, आपके नज़रिए को समझना चाहते हैं और विभिन्न मुद्दों पर जो है आपकी राय भी जानना चाहेंगे। तो बेसिकली हमारी शुरुआत जो है वो आपके परिवार से होगी। तो क्या हम जान सकते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपका परिवार क्या है? जी देखिए, मेरा जन्म स्थान, मेरा ग्राम, मेरा मूल स्थान जिला मेरठ, हस्तिनापुर ब्लॉक में ग्राम हंसापुर, फतेहपुर हंसापुर है। सदियों पहले मेरे पूर्वज लालपुर आके बसे। लालपुर से तकरीबन आज से 125 साल पहले हमारा जमींदारी का गांव था, तो फतेहपुर हंसापुर उन गांव में से एक गांव था। तो मेरे दादा यहाँ पर आकर तकरीबन सन 1900 में इस गांव में आकर बसे थे। पिताजी का जन्म यहीं पर हुआ, दादा का जन्म यहीं पर हुआ और ईश्वर की कृपा से मुझे भी सौभाग्य मिला इस प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने का। तो शैशव काल यहीं गुजरा। 1980 तक मैं यहाँ रहा और 1980 में मुझे दिल्ली जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिताजी का मूलतः जो कारोबार था, जो व्यापार था, वो केवल खेती था। द ओनली कल्चर ही न्यू वाज एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर के महारथी थे। बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली है अपने क्षेत्र में। बाग लगाने का काम, ट्यूबवेल लगाने का काम, मैकेनाइजेशन जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर का, ट्रैक्टर लेने का काम, नई उन्नत किस्मों का गन्ना या धान या आम लगाने का काम, वो सब पिताजी ने किया। और मुझे सौभाग्य है कि मैं ऐसे महान पिता का पुत्र हूँ। हम लोग 4 भाई हैं और मेरे पिताजी की 2 शादियाँ हुई थी। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी तो दोनों माओं से हम 12 बहन और 4 भाई, ये हमारा परिवार है। 2 दादा की संतान थी और दोनों दादा और दोनों दादी, उनको लेकर पिताजी ने पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोया और जो भी कुछ संस्कार, जो भी कुछ सभ्यता, जो भी कुछ सीखने को मिला, वो सब मेरे पिता की देन है। और उन्होंने गांव में रहते ही हम सब भाइयों को उच्च शिक्षा के लिए, मुझे दिल्ली, बाकी बड़े तीनों भाइयों को देहरादून भेजा। परंतु ये सन 70 के दशक की बात है। मुझे 80 में दिल्ली जाने का सौभाग्य मिला, तो वहीं शिक्षा पूरी की और गांव से जुड़ाव सदैव रहा। आज भी पिताजी के साथ जितना समय गुजरता है, मुझे लगता है मेरी जीवन की सबसे अमूल्य निधि वही है। पिताजी का नाम हम जान सकते हैं? मेरे पिताजी श्री जयकिरण सिंह। और शायद ये अतिशोक्ति नहीं होगी कि गांव की पहचान, गांव का जो तारुफ है दूर दराज इलाकों में ये है कि कोई पूछता है फतेहपुर हंसापुर तो कहते हैं अरे भाई वो जयकिरण सिंह जी वाला हंसापुर। तो ये मेरे पिताजी की उपलब्धि है। और एक समय खेती के लिए उनको राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने भी सम्मानित किया, सर्वश्रेष्ठ किसान। उनको भारत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्नत गन्ने की किस्म का, गन्ने के लिए उनको, हमें याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस गन्ने की लंबाई तकरीबन 17 फुट हुआ करती थी। जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं वो उसकी शुरुआत थी, सन 60 के दशक की बात है। तो 17 फुट लंबा केवल गन्ना, ऊपर का जो हरा पोर्शन होता वो अलग था। 17 फुट लंबा केवल गन्ना था और उसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज मेरठ कमिश्नरी में लिया था। तो बहुत ही उन्नतिशील किसान मेरे पिताजी हैं।
और केवल खेती ही नहीं, सामाजिक मूल्यों का स्थापन। आपको जानकर थोड़ी सी अच्छा भी लगेगा और हैरानी भी होगी जी। कि पिताजी ने अपनी सब पुत्रियों की शादी में जैसा जैसा आवश्यकता पड़ी वैसा वैसा विवाह किया। परंतु जब हम चारों भाइयों की शादी की बात आई तो पिताजी ने शर्त रख दी कि मैं अपने पुत्र की, किसी भी पुत्र की शादी में मैं 1 रुपए से शादी करूंगा। और जैसा आप जानते हैं गुजरों में दहेज प्रथा काफी प्रचलित है। ये एक समाज का एक बेंचमार्क भी है कि दहेज कितना दिया या कितना आया, वो सामाजिक प्रतिष्ठा का एक मानक भी माना जाता है। परंतु पिताजी ने सिर्फ 1 रुपए की शादी की, उसमें चाहे मेरी शादी हो, मेरे तीनों भाइयों की शादी हो। तो सामाजिक मूल्य चाहे शादियों में कम खर्च को लेकर हो, आसपास के जितने विद्यालय हैं, गुरुकुल हैं, कन्या इंटर कॉलेज हैं, सब में से पिताजी ने बढ़ चढ़ के दान दिया। समाज को, पूरे गांव को एक साथ लेकर चले। वृक्षारोपण में उन्होंने मील के पत्थर गाड़े हैं। मुझे याद है जब सन 70s में भारत सरकार ने यूकलिप्टस की शुरुआत की थी। ऑस्ट्रेलिया से यूकलिप्टस आया था, तो नया किस्म का पौधा था। तो जब लोगों ने उसके बारे में जानना शुरू किया तब तक पिताजी ने उसकी एक फसल काट दी थी, जो 6-7 वर्ष में तैयार होता है पौधा। तो लगा लीजिए सन 76-77 में लोगों ने लगाना शुरू किया, तो पिताजी ने उस वक्त तक उसकी एक फसल लगाकर काट दी। एडवांस किसान है, अहेड ऑफ टाइम्स। और ये भी काफी मतलब प्रेरित करने वाली बात है कि बिल्कुल खांटी किसान, शुद्ध किसान। और आप भाइयों को देहरादून पढ़ने भेज दिया, कुछ को दिल्ली भेज दिया। तो पिताजी पढ़े लिखे हैं? पिताजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उच्च माध्यमिक स्कूल तक की थी, परंतु ताऊजी जो थे हमारे वो बड़े थे, सब कुछ दायित्व उन्हीं के पास था। उनकी असामयिक मृत्यु के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी पिताजी पे आ गई, तो उन्होंने फिर अपनी शिक्षा बीच में छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी संभाली। और थोड़ी हमारी पृष्ठभूमि समाज के जो सामान्य परिवार है उनसे अलग हटकर है, क्योंकि हमारे जो दादा थे वो 4 भाई थे। एक दादा के केवल पुत्रियां थी, पुत्र नहीं थे। तो हमारे दादा जिनके 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, उन्होंने पिताजी को, दूसरे भाई को गोद दे दिया। परंतु समय चक्र बलवान, जब हमारे ताऊजी जो पिताजी के बड़े भाई थे, उनकी वफा उपरांत बहुत शादी के कुछ ही वर्षों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो दादा ने पुत्र दिया तो ये था कि एक पुत्र मेरे पास रहेगा, एक पुत्र मेरे भाई के पास रहेगा। तो जिस दादा ने एक पुत्र दिया था दूसरे को गोद, वो बिना पुत्र के रह गया अपने बड़े पुत्र की मृत्यु के बाद। तो फिर परिवार में बैठ के चर्चा हुई कि नहीं भाई, दोनों दादा, दोनों दादियाँ और जो हमारी ताई जी थी, जिनको हम बड़ी माँ कहते हैं, उनको फिर पिताजी के साथ उनका विवाह कराया गया। और इस सामाजिक संरचना को बड़े दादा की पुत्रियां, छोटे दादा की पुत्रियां, जो कि उनके पुत्र नहीं था, और अपने रियल फादर को, अडॉप्टेड फादर को, रियल मदर को, अडॉप्टेड मदर को, फर्स्ट वाइफ को, सेकंड वाइफ को, फर्स्ट वाइफ के बच्चों को, जो कि ताऊजी से भी बेटियां थी, उसके बाद पिताजी से भी संतान उत्पन्न हुई, उन सबको इकट्ठा लेकर केवल और केवल खेती के माध्यम से अच्छे सामाजिक मूल्यों, अच्छे आदर्श मानवीय मूल्यों के साथ लालन पालन दिया। कितनी जमीन आपके थी जिसको ये खेती करते थे? जमीन तो जमींदारों में तो खैर जमींदारी के टाइम में तो हजारों बीघे जमीन हुआ करती थी, पर जमींदारी का जब खात्मा हुआ तो आपको मालूम है हर परिवार का आश्रय वही हुआ, वो जमींदारी खत्म हो गई, तो जो कब्जे में जमीनें थी वही बची। पिताजी के आसपास जब पिताजी ने कार्यभार संभाला तो उनके तकरीबन 150-200 बीघे के आसपास जमीन थी। परंतु उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी लगन से, अपनी मेधा से उसको 4 गुना 5 गुना बढ़ाया और सारे बाग, सब में बाग लगाए, यूकलिप्टस की खेती की, धान, कपास और उड़द, मकई, गेहूं, आम, आड़ू, लीची, सबकी उन्नत खेती की और नए कीर्तिमान स्थापित किए। आप जब पढ़ने के लिए चले गए दिल्ली तो यूपीएससी आपने क्वालिफाई किया? जी जी। तो अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बताइए। हाँ देखिए, मैंने बताया जैसे सन 80 में मुझे दिल्ली जाने का सौभाग्य मिला, 80 से लेके 89 तक। 89 में मैंने 12th की, 1980 में मैंने 4th क्लास में एडमिशन लिया था दिल्ली। तो हॉस्टल था, टोटली बॉयज हॉस्टल था अपने ज़माने का, एक सबसे आधुनिक और सबसे व्यवस्थित स्कूल था, सावन पब्लिक स्कूल। दुर्भाग्य से वो नहीं है। तो ये जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो थे, जो आप जानते होंगे नवीन जिंदल साहब हैं, उनके फादर साहब ने इस स्कूल की स्थापना की थी। और उनके एक आध्यात्मिक गुरु थे महाराज सावन सिंह,
तो उनके नाम पे उन्होंने स्कूल की स्थापना की थी, सावन पब्लिक स्कूल। तो 82-89 मैंने वहाँ से 89 में 12th किया, और 89 में फिर मैंने उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने हंसराज कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स किया 92 में। 94 में मैंने MA हिस्ट्री किया, और 95 में मैंने UPSC का एग्ज़ाम दिया। और ईश्वर की कृपा रही, पिताजी का आशीर्वाद रहा, और थोड़ा मेरा पुरुषार्थ भी था। 96 में अपने ग्रुप में सबसे पहले प्रयास में मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करने का सौभाग्य मिला। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे UPSC मैंने क्वालिफाई किया, और मुझे फिर डिफेंस सर्विसेज अलॉट हुआ। तो उसके बाद से जीवन यात्रा चल रही है, भारत सरकार में सेवा करने का अवसर मिला। तो कितने समय तक आप तो अभी तो आप आपकी उम्र बहुत कम लगती है ना। तो अभी मतलब इसलिए सवाल है क्योंकि अभी तो आप लंबे, ऐसा लगता था कि रिटायर होने की उम्र तो है नहीं, तो क्या VRS लिया? जी, मैंने VRS लिया है, और वैसे मेरा मानना है आज भाई कि उम्र साल में नहीं, उम्र ख्याल में होती है। वाह। तो मेरा ख्याल सदा से ये रहा कि सरकारी सेवा से एक दिन आपको विरक्ति मिलेगी, सेवानिवृत्ति लेनी पड़ेगी। तो अभी कितना समय बचा हुआ था? तो मेरे पास पूरे 11 वर्ष थे, और 11 वर्ष पूर्व मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं जीवन के और आयाम जो छूट जाते हैं, इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर की कीमत। उसको सरल भाषा में ऐसा समझा जाए जैसे अब आप मेरे पास हैं या मैं आपके पास हूँ, तो मुझे आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त मिल रहा, अवसर मिल रहा है। तो मैंने एक अवसर प्राप्त किया, परंतु इस अवसर को पाने के लिए कुछ कीमत आप चुका रहे हैं, कुछ कीमत मैं चुका रहा हूँ। इस समय जब हम और आप एक दूसरे के सामने उपस्थित हैं, हम कहीं और उपस्थित नहीं हो सकते, तो हमने कोई और अपॉर्चुनिटी को खो दिया है, फॉरगो कर दिया है, तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो एक अवसर पाने के लिए आपको, चूंकि एक व्यक्ति एक समय में एक जगह उपलब्ध हो सकता है। अगर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ना की जाए तो टाइम एंड स्पेस में एक व्यक्ति एक समय में, आप किसी दूसरे अवसर की तलाश में थे। तो मैंने कहा कि भाई जीवन बहुआयामी है, और थोड़ा शायद अध्यात्म की तरफ मेरा रुझान रहा है। अक्सर और खासकर हमारा खेती बाड़ी से जुड़ा समाज, और इवन शायद खेती बाड़ी के व्यवसायी, व्यापारी, अधिकारी वर्ग भी, सभी लोग जीवन को जीविका और जीवन को एक मानते हैं। मेरा मानना इससे भी थोड़ा अलग है जी, प्लीज। कि जीविका जीवन का एक हिस्सा है, जीवन नहीं है। तो अक्सर हम जो काम करते हैं उसी को जीवन मान लेते हैं कि ये मेरा पेशा ही मेरा जीवन है, जबकि पेशा जीवन नहीं होता, पेशा जीवन का एक आयाम है। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ढूंढ रहा था कि भाई मैंने क्या खोया और क्या पाया। तो सरकारी सेवा में रहने के बाद बहुत से आयाम आपके जीवन के ऐसे होते हैं जिनसे आप वंचित रह जाते हैं, जिन अनुभवों से आप दूर रहते हैं, उनको देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते हैं। तो हमने कहा भाई जीवन एक ऐसी चीज है जो केवल एक ही बार मिलती है, इसमें ना कोई फॉरवर्ड बटन है ना रिवाइंड का बटन। तो मन में ये इच्छा थी कि भाई जीवन को दूसरे आयाम को, दूसरे पहलुओं को देखो, दूसरे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करो। तो सरकारी सेवा में 11 वर्ष पहले, 60 वर्ष के बाद भी रिटायरमेंट होता है, तो हमने 50 वर्ष की दहलीज पे आते आते ये निर्णय ले लिया था कि भाई अब इसको स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले लेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद और कुछ करने की अभिलाषा है। मुझे बागवानी का बहुत शौक है, ओके, खेती बाड़ी का बहुत शौक है, शायद वो जीन्स में आनुवांशिक है। तो इसलिए गांव की पृष्ठभूमि से जुड़ाव, अपनों के बीच रहना, क्योंकि वो आप फोरगो करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपके लिए। जब आप शहर में चले जाते हैं, आपकी जीवन शैली दूसरी हो जाती है, आपके मित्र अलग बन जाते हैं, तो आप अपनी जड़ों से दूर चले जाते हैं। तो वो ये मन में ख्याल था कि नहीं, बड़ी पढ़ाई लिख पे चलने की इच्छा नहीं है, कुछ अलग करेंगे और अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करेंगे। कितने समय तक आप रहे डिफेंस में? पूरी नौकरी आपकी डिफेंस में रही? नहीं, मैं डिफेंस में रहा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रहा, भारत सरकार के बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूट है, एक फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, और बड़ा रोचक और ऐतिहासिक मेरा वहाँ पर कार्यकाल रहा। वहाँ पर बच्चों की डिग्री को लेकर बहुत बड़ा मतलब अनसुलझा प्रश्न था। तो ईश्वर की कृपा से सभी सहयोगी, सब हितधारकों को लेकर हमने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास कराया, और वो अपने आप में एक अप्रत्याशित सफलता थी कि भारत सरकार ने एक्स पोस्ट फैक्टो, जिसको बोलते हैं अतीत में की हुई गलती को सुधार के लिए,
एक एक्ट पास किया, एक कानून पास किया, और उस कानून को पास करने के बाद 3609 बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया, जिनको की डिग्री में जिनके प्रश्न चिन्ह था, यूजीसी से अप्रूव नहीं थी वो डिग्री, तो वो डिग्री हम लोगों ने भारत में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास करा के हमने अपना एक नया एक्ट, एफडीडीआई एक्ट 2017 पास कराया। वो बड़ा संतोष होता है उस बात को देख के कि जिन बच्चों की डिग्री पे एक प्रश्न चिन्ह था, जो मान्यता प्राप्त नहीं थी, वो मेरे कार्यकाल में मुझे सौभाग्य मिला उसमें अपनी भूमिका निर्वहन करने का। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रहा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहा, देश विदेश में भ्रमण करने का, रहने का, प्रवास का अवसर मिला, और फिर बस जीवन में संतुष्टि और शांति थी। तो हमने कहा कुछ और। तो रिटायरमेंट के समय जो आपका आखिरी पोस्टिंग थी, जो अंतिम पोस्टिंग थी, वो किस रूप में थी? मैं डायरेक्टर था डीआरडीओ में। डीआरडीओ एक डिफेंस का एक डिपार्टमेंट है, आपको शायद जानकारी होगी, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि भारत सरकार की जो मंत्रालय है वो डिपार्टमेंट्स में बटे हुए। एक मंत्रालय में विभिन्न डिपार्टमेंट्स होते हैं जी। तो डिफेंस में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अकाउंट्स है, डीआरडीओ है एक डिपार्टमेंट। तो मेरा लास्ट पोस्टिंग डीआरडीओ में, डायरेक्टर में, डीआरडीओ हेडक्वार्टर में दिल्ली मेरी पोस्टिंग थी। डीआरडीओ के डायरेक्टर होना काफी गर्वित करने वाली अनुभूति है। तो उस समय डीआरडीओ के डायरेक्टर होते समय आपके कोई मेमोरी है जो कुछ आपने कुछ बहुत देश के लिए कुछ बेहतर किया हो? हाँ, ये तो खैर कुछ स्मरण है मेरे पास। और अभी आपने गगनयान का आपने नाम सुना होगा जी। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक व्यक्तिगत अभिलाषा है और एक भारत सरकार की पहल है कि भाई गगनयान हमें करना है। तो एक मिशन है जो डीआरडीओ और इसरो मिलके उसको लॉन्च करेंगे कि हमारा स्पेस जो रॉकेट अंतरिक्ष में जाएगा और फिर उसकी वापस एंट्री होगी। तो उसमें जो री एंट्री मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए पैराशूट की आवश्यकता होती है। उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट एआरडी आगरा करके, एरियल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एआरडी आगरा करके, तो पैराशूट्स पे जो रिसर्च और डेवलपमेंट था वो वाला संस्थान कर रहा था, जो कि डीआरडीओ के अंतर्गत आता है। तो वहाँ का एक बड़ा कौतूहल करने वाला विषय था कि देखिएगा सरकारी कार्य होता है, उसकी अपनी नियमावली है, अपना समय है, अपनी बंदिशें हैं, अपनी बंधन है, प्रोसेसेस हैं, एसओपीज होते हैं। तो एक रोज मैं बैठा हुआ था अपने डीजी के कार्यालय में, तो वहाँ के डायरेक्टर साहब आए और काफी व्यथित थे, क्योंकि जो सहयोग उनको दूसरे विभाग से मिलना था वो मिल नहीं पा रहा था और मेरा उनका परिचय नहीं था। तो जो स्टाफ ऑफिसर थे उन्होंने कहा साहब आप आदर्श साहब को जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं जानता। बोले सर आपकी समस्या आप इनको बताएं। तो उन्होंने मुझे बताई। मैंने कहा सर डन, आपका काम हो गया। तो वो बड़े अचरज भरी निगाह से मुझे देखने लगे कि भाई ये कौन सा तरीका हुआ कि मैंने कहा और ये ऑफिसर इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है। तो इतने में अंदर से डीजी के यहाँ से कॉल आया कि डीजी साहब आपको बुला रहे हैं। वो मेरे भी डीजी थे, तो उन्हीं से मिलने के लिए आया था। डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल के पास गए तो मैंने उनसे कहा आप मेरे ऑफिस आइए, मैं आपको केस को डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो डीजी के पास गए, उन्होंने बड़े उत्साह में कह दिया कि सर कोई और मिस्टर आदर्श हैं आपके यहाँ और वो कह रहे हैं आपका काम हो जाएगा। तो ये बात मुझे उस अधिकारी ने, डायरेक्टर महोदय ने, वो भी डायरेक्टर मेरे समकक्ष अधिकारी थे, वो मेरे ऑफिस में आए मिलने के बाद और बोले मैंने तो डीजी साहब को बता दिया कि आदर्श साहब कह रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने आगे कुछ सुना नहीं। उन्होंने कहा ठीक है फिर आदर्श से बात करो, वो सॉल्यूशन दे देगा। तो मुझसे कहने लगे सर बाकी तो काम होगा नहीं होगा वो बात का विषय, परंतु मेरी 30 या 32 वर्ष की नौकरी हो गई है सर सरकार में। आप मुझे पहले व्यक्ति मिले हैं जिसने इतना आगे बढ़कर किसी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया और चैलेंज को एक्सेप्ट किया। नहीं तो पहली प्रतिक्रिया होती चलिए देखेंगे करेंगे, जटिल है, समय लगेगा। हाँ वो स्टाइल है। तो आपने तो प्रॉब्लम को सुनते ही तुरंत कह दिया हो जाएगा, आप जानते हैं कुछ? मैंने कहा मैं जानता कुछ नहीं। किसी व्यक्ति को जानते हैं? तो मैंने कहा नहीं मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये काम मेरा है, ये देश का काम है और मुझे अवसर मिल रहा है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए राष्ट्र निर्माण का काम एक यज्ञ होता है, तो मुझे भी सौभाग्य है कि मुझे उसमें आहुति देने का अवसर मिल रहा है। तो ये तो देखिए राम सेतु बनना था, तो जिसको सौभाग्य मिला उसको काम करने का, he should consider himself lucky। तो खैर हमारी इनसे बड़ी मित्रता हो गई और फिर मुझे करीब 1 से 1.5 महीना लगा, बड़ा पत्राचार हुआ और फिर मैंने पर्सनल इन्वॉल्वमेंट करके उसमें जो लगभग असंभव सा काम था उनके पूरे प्रयासों के बाद वो मैंने 1.5 महीने के अंदर करा दिया। उनको फैक्स किया, फिर
उसके बाद फिर जब मैं रिटायर हो गया तो मैं एक बार लखनऊ जा रहा था, तो मैं आगरा गेस्ट हाउस में रुका था जी। तो मिस्टर सक्सेना ने मुझे गेस्ट हाउस के पोर्च में, मैं गाड़ी में एंटर कर रहा था, उन्होंने देख लिया और तुरंत मेरे पास है, अरे आदर्श भाई कैसे हैं। मैंने कहा अरे सक्सेना साहब आप, बोले मैंने आपको खड़े देखा तो मैं आ गया, और ये तो नागवार बात है कि भाई आप आए और हमसे ना मिले। तो खैर बड़े प्यार से मुझे अपने ऑफिस ले गए और उन्होंने फिर वो चर्चा की कि मैंने ऐसा कोई अपने जीवन में ऐसा कुलीग नहीं देखा जिससे मेरा परिचय नहीं है, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, और उसने बढ़ चढ़ के कहा कि ये कार्य मैं करूंगा। और उसमें मैन पावर का इशू था। तो मैन पावर में सरकारी तंत्र में ये होता है कि भाई आपकी ऑथराइजेशन कितनी है, अगर आपने किसी की पोस्टिंग कर दी तो उसकी सैलरी किस अकाउंट से मिलेगी। तो डिपार्टमेंट थोड़ा हिचकिचाते हैं अपनी मैन पावर किसी दूसरे को देते वक्त। तो उसमें मैंने उनको रास्ता भी बताया, जो कानूनी रास्ता था वो भी बताया। दोनों जो मेरे डिपार्टमेंट के जो नीचे सब डिपार्टमेंट्स थे दोनों से, जिसमें एयर हेडक्वार्टर्स भी था, मतलब वायुसेना और डीआरडीओ, तो दोनों के बीच में कि उनकी अगर नफरी है, उनकी जो मैन पावर है वो उनके यहाँ काम करेगी तो कैसे करेगी। तो मैंने उसका जो कानूनी तरीका था वो उनको बताया और उसको अप्रूवल लेके हिकमत अमली को बेहतर समझते थे आप। हाँ, तो वो मैंने करा के, तो वो असल में उलझे हुए थे कि हमें मैन पावर पहली बात तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो हम उसकी जो सैलरी है, पे एंड अलाउंसेस है, वो कहाँ से देंगे, ऑथराइजेशन कैसे मिलेगा, क्योंकि नई वैकेंसी क्रिएट करना तो बड़ा लंबा समय, उसमें आपको सालों लग जाते हैं। तो आप मैन पावर, तो मैंने मैन पावर का रीअप्रोप्रिएशन कराया और उनको समझाया, मीटिंग बुलाई, बैठ के चर्चा की और दोनों पक्षों को संतुष्ट किया। और 1-1.5 माह के प्रयास के बाद वो काम जो 7-8 महीने से नहीं हो रहा था, मैंने 1 या 1.5 महीने में प्रयास करके वो कर दिया। तो मुझे लगा कि गगनयान में छोटी सी मेरी भागीदारी, जब उसकी चर्चा होती है तो चूंकि वो लोग थे जो पैराशूट जब डेवलप होना है उसका डिजाइन कैसे होगा, तो उससे संबंधित उस मैन पावर की पोस्टिंग की बात थी। तो छोटा सा सहयोग मेरे द्वारा भी हुआ, तो अच्छा लगता है कि भाई वेरी नाइस, नहीं अच्छा है भी। और उसके बाद जो है आप आ गए वापस। हाँ, 2020 में मैंने उससे पहले, मतलब जब मैं डीआरडी में आखिरी पोस्टिंग थी उससे पहले मैं एफडीटीआई में था, फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। वहां पर भी कुछ ऐसा ही एक इशू था कि बच्चों की डिग्री पे सवालिया निशान था, उनकी डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं थी यूजीसी के द्वारा। तो मुझे आज भी वो बात याद है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया तो मुझसे कहा जीएस ने कि मिस्टर आदर्श देयर इज अ प्रॉब्लम। मैंने कहा मैम बताइए। कहने लगी कि डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं है और रूल्स परमिट नहीं करते हैं, हम क्या करें। तो मैंने मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा मैडम चेंज द रूल्स। तो बोली अरे ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता है, जनहित में नियम बनते हैं, जनहित में नियम बदले जाते हैं। तो बड़ा अजूबा सा देख लें, बोले तो एक टिपिकल ब्यूरोक्रेट का तो ये आंसर नहीं है। तो मैं अपने आप को अंग्रेजी में कहता था मैं एक रिलक्टेंट ब्यूरोक्रेट हूँ, मतलब अनिच्छा वाला। तो मैं अपने आप को एक ब्यूरोक्रेट की हैसियत से नहीं देखता हूँ, मैं अपने आप को एक भारत के नागरिक के रूप में देखता हूँ। तो ब्यूरोक्रेट तो मेरा एक फंक्शन है, रूल है, फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि का प्रयोग कीजिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं चेंज हो सकता। वो सहमत नहीं थी मेरी बात से, परंतु ईश्वर की कृपा ऐसी रही, 1 वर्ष के बाद नियम बदला गया, हमारी अग्रिम भूमिका रही उसमें, पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया। जो लंबा रास्ता था, वो असहमत होने के बाद भी बाद में कहने लगी नहीं यू वर राइट, ऐसा हुआ। तो वो फिर हम लोग ने, चूंकि यूजीसी मान्यता दे सकता है प्रोस्पेक्टिव, आने वाले समय के लिए, अतीत में जो कुछ आप कर चुके हैं उसकी मान्यता यूजीसी नहीं दे सकता। तो एक मैं इसमें एक्चुअली ये भी समझना चाहूँगा कि तब आप डीआरडीओ के डायरेक्टर भी और एफडीआई में भी, तो इसके बावजूद भी जब आप बढ़िया काम कर रहे थे, हल्का शुरुआत में आपने कहा कि भाई मैं जो नए दिशा में आगे आना चाहता था, लेकिन फिर भी आपकी योग्यता को जब समझा जा रहा था तो कहीं से आपको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ भी आप देश की सेवा कर रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे, फिर भी आप आ गए? तो कोई नया लक्ष्य, उससे बड़ा लक्ष्य? हाँ देखिएगा, मुझे थोड़ा लिखना पढ़ने का शौक है, तो मैंने कहा एक बार कि इस पात्र के लिए वो पात्र छोटा लगने लगा था, इस पात्र के लिए वो पात्र छोटा लगने लगा था। तो अभिलाषाएं कुछ और थी। सरकारी सेवा में कुछ बाध्यताएं भी होती है, नियम होते हैं, तो जिनके अंतर्गत 1 सदी की चौथाई, मैं अक्सर कहता हूँ कि 1 सदी की चौथाई कम नहीं होती है भाई,
25-24 वर्ष देख लिया। और हमारे यहाँ तो चूंकि मैं सनातन परंपरा को मानने वाला हूँ और आप भी उसी की अंश ही हैं, हमारे यहाँ जीवन को 25-25 वर्षों के कालखंड में बांटा गया। अगर 100 वर्ष आपकी आयु है तो 25-25 के आप 4 हिस्से कर लीजिए। पहला 25 आप विद्या ग्रहण करें, बल और बुद्धि और शरीर को स्वस्थ रखें, शक्ति अर्जित करें, ज्ञान अर्जित करें। फिर 25 से 50 तक आप उस अर्जित ज्ञान के द्वारा, उस अर्जित स्किल्स के द्वारा, उस अर्जित टेक्निकल नोहाउ के द्वारा, नॉलेज के द्वारा आप उस आने वाले 25 वर्ष में आप अपने जीवन के जो भी आपका भोगने की अवस्था है, गृहस्थ का जीवन है, रंग रूप रस, इनका आनंद ले, यू एंजॉय लाइफ। 50 के बाद फिर आप वानप्रस्थ आश्रम, जिसको आश्रम कहते हैं, तो वानप्रस्थ का मतलब होता है कि आप परिवार से इतर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। और जब आप 75 वर्ष पे पहुंच जाए और आपको ईश्वर इतनी लंबी आयु दे, तो फिर आप समाज से भी धीरे धीरे विरक्ति हो जाए, फिर आप संन्यास की तरफ चले जाए। तो इट इज अ वेरी वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन। तो हम भी वानप्रस्थ आश्रम की दहलीज पर ही थे जब हमने निर्णय लिया कि जीवन, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य वो जी लिया, उसके बाद दूसरा आश्रम आपका गृहस्थ का वो जी लिया। अब वानप्रस्थ आश्रम जिसमें आपका जो समाज है वो आपका एक्सटेंडेड फैमिली हो जाता है, आपकी फैमिली ही नहीं, समाज आपका परिवार हो जाता है। तो उस दृष्टिकोण को लेकर मैं अब तक जीवन जी रहा हूँ। आगे आगे देखिए होता है क्या। आपकी बातचीत से ऐसा लगता है आदर्श जी जैसे आप बेहद अनुशासित व्यक्ति हैं और आपने पूरा जीवन जितना अपना अब तक बताया है उसमें काफी अनुशासन दिखाई दे रहा है, आपके काम के दौरान, नौकरी के दौरान, क्या उसके बाद का। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी हो गया है कि अभी मैं एक्चुअली वेरीफाई करना चाहता हूँ आपसे कि आपके एक नई पारी पॉलिटिकल एक्टिविटी की चर्चा हो रही है कि जी जी। आप सियासी तौर पर जो है वो सक्रिय हो रहे हैं। तो ये बात सही है कि आपका जो है वो राजनीति में रुचि अधिक हो गई है और आप सियासी तौर पर सक्रिय होना चाहते हैं? हाँ, सच्चाई तो है, क्योंकि मेरा ये निश्चित मानना है और आप भी शायद इससे सहमत होंगे कि सियासत जो है या राजनीति जो है वो सब व्यवस्थाओं का मूल है। जिस समाज की या जिस देश की सियासत अच्छी होगी उस देश के सारे आयाम खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे। और जिस देश की सियासत जर्जर होगी, राजनीति गंदी होगी, अपरिपक्व होगी, अयोग्य होगी, उसमें सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने व्यवस्था का अंदर से देखा है, बाहर से देखा है, उनका भी एक दायित्व बनता है। अगर उनमें अभिलाषा है तो, ये कोई बाध्यता नहीं, अगर उनमें अभिलाषा है तो क्यों ना वो अपने अनुभव का, अपने जो अवसर उन्होंने देखे हैं सरकार के अंदर रहते हुए, उन अवसरों का सदुपयोग करते हुए समाज के अंदर, राजनीति के अंदर अपनी हिस्सेदारी दर्ज करें और अवसर मिले तो समाज की सेवा उस पहलू से भी करें। तो जैसे आजकल हम लोग बात करते हैं कि आज के दौर की जो सियासत है उसमें नकारात्मकता बहुत है और लोगों को लगता है कि अच्छे लोग जो हैं वो सियासी तौर पर अभी नहीं है विभिन्न राजनीतिक दलों में, चाहे वो कोई भी एक राजनीतिक दल हो। तो अच्छा व्यक्ति वहां जाता है तो स्पेस मिल पाएगा उसको? जैसे आपसे बातचीत में लगता है कि आपके आध्यात्म में बहुत अधिक रुचि है और आपका जो जीवन रहा है वो काफी डिसिप्लिन है, तो आपको लगता है कि सियासत में जो बहुत नकारात्मक लोग हैं उनके बीच में आप सरवाइव कर पाएंगे? देखिए, इसको 2-3 नजरिए से आप देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि भाई अनुशासन, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अनुशासित होना चाहिए। और अगर आदर्श अनुशासित नहीं है तो फिर कौन होगा? आदर्श को तो अनुशासित होना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि ये आपकी कॉलिंग है, ये कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपकी अभिलाषा है, आपको लगता है कि मैं दूसरी पारी खेल सकता हूं, तो मुझे लगता है एक अच्छा विकल्प है। वानप्रस्थ आते आते आपका जो एक्सपेंशन ऑफ, जो आप मानते हैं, जिसको आप परिवार मानते हैं, वो जो सीमाएं हैं, वो जो बाउंड्रीज हैं, वो जो आपका नजरिया है, वो इतना खुला हो जाना चाहिए कि आपको समाज के अंदर परिवार दिखना चाहिए। अगर ये नजरिया है
और आप अनुशासित हैं, तो मुझे लगता है स्वतः दैट इज ए नेचुरल प्रोग्रेशन कि आप परिवार के इतर समाज के सरोकारों से चिंतित होंगे। समाज अगर स्वस्थ होगा तो आपको अच्छा लगेगा। समाज में कुछ गड़बड़ है, समाज के अंदर कुछ अव्यवस्था फैलेगी तो आप निश्चित रूप से चिंतित होंगे। तो सबसे आसान काम है अपने एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठ के, और अक्सर कहा जाता है 5 सितारा होटल की बैठकों में गरीबी पे चर्चा करना बड़ा एक फैशन है और बड़ा आसान है, परंतु गरीबों के बीच में जाना, गरीबी को नजदीक से जीना या देखना और उस पीड़ा को अनुभूत करना, उसकी अनुभूति करना, ये थोड़ा सा टेढ़ा काम है, मुश्किल काम है। परंतु हर मुश्किल काम आसान किया जा सकता है। मेरे दादा कहते थे, करने नहीं देती हमें बेमायगी दिल की, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो क्या हो नहीं सकता, कौन सी है बूंद पानी की जो दरिया हो नहीं सकती। तो अगर ख्वाहिश है, इच्छा है, अभिलाषा है, तो मुझे लगता है ये नेचुरल प्रोग्रेशन किसी भी सोशली अवेयर जिसका सोशल कंसर्न होगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सरकारी सेवा से हो, व्यापारी हो, व्यवसायी हो, खेतिहर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उसका कंसर्न होना चाहिए। वो लार्जर फैमिली क्या है, एक समाज का एक छोटी सी इकाई है, और अगर बड़ी इकाई में कोई घुन लग गया है या बड़ी इकाई में कोई इन्फेक्शन आ गया है तो देर सवेर वो आपको भी लपेटे मिलेगा। अगर आप राजनीति में आते हैं आदर्श जी, तो आपको जो है वो कौन राजनेता प्रभावित करते हैं और किस प्रकार की राजनीति में आप आना चाहते हैं? देखिए, राजनीति का मूल उद्देश्य तो, आप भी शायद सहमत होंगे इस बात से, राजनीति का मूल उद्देश्य तो केवल और केवल समाज का और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। ये फंडामेंटल होना चाहिए कि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वो सोसाइटी हेल्दी हो, वो सोसाइटी हैप्पी हो, खुश हो, स्वस्थ हो, सुदृढ़ हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कल्चरली रिच होनी चाहिए, इकोनॉमिकली स्टेबल होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, मिलिटरीली सिक्योर होनी चाहिए। तो ये तो राजनीति का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो इससे इतर अगर कोई और उद्देश्य है, मैं किसी व्यक्ति पे या पार्टी पे, दल पे मैं आरोप नहीं लगाना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरी जीवन शैली नहीं रही है कभी। तो जो भी दल इसके अंदर अपनी सहभागिता करता है वो काबिल तारीफ है। जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। अभी मैंने हाल फिलहाल में माननीय अखिलेश यादव जी के मार्गदर्शन में समाजवादी पार्टी की सदस्यता मैंने ग्रहण की है। तो एक नई पारी उनके साथ खेलने की अभिलाषा है। अखिलेश यादव जो है उनसे प्रभावित है? हाँ, उनके अंदर मुझे स्पार्क दिखता है और कुछ करने का जज्बा उनमें बहुत है, और युवा है, धुन के पक्के हैं और जोश भी है, काम करने का जज्बा उनमें बहुत है। और मुझे लगता है कि अक्सर कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अगर नए युवा नेता आकर अपनी भूमिका का निर्वहन राष्ट्र हित में और देश हित में करेंगे तो इससे बढ़िया मंजर और क्या होगा। मैंने आपकी किताब भी पढ़ी है, तो क्या लिखते भी हैं आप? हाँ जी, कुछ खामा ख्याली होती है, लफ्जों के साथ में कुछ छेड़छाड़ करता रहता हूँ, और जीवन एक लय है। काव्यात्मक शैली में लिखते हैं? जी, अधिकतर तो मैं जिसको कविता कहते हैं, कविता लिख देता हूँ। उर्दू में शेर कह दीजिए, अशार कह दीजिएगा, गजल है, नज़म है, ये मेरी पसंदीदा शैली है, इनमें मैं लिखता रहता हूँ। कुछ आपका लिखा हुआ आप सुना दें हमें, जो आपके दिल के ज्यादा नजदीक हो, हमारे लोग भी उसको, हमारे ऑडियंस पे उसका भी इंटरेस्ट हो। मत पूछ ए दोस्त तुम मुझसे मेरी नजर की बात, तो मुझे भी सुना दिया। पूछ ए दोस्त तुम मुझसे मेरी नजर की बात, समझता हूं मैं सब कुछ मगर करता नहीं इधर उधर की बात। सफर कैसा रहा मंजिल कैसी थी क्या पूछता है, सफर कैसा रहा मंजिल कैसी थी क्या पूछता है, पूछनी है तो पूछ मेरे हम सफर की बात। हाँ अच्छा है, हम सफर की बात आप कह रहे हैं, पूछ लेता हूँ, तो शादी कहाँ हुई है? मेरी शादी
उत्तराखंड के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार झबरेड़ा गांव के हमारे गुर्जर समाज के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है चौधरी यशवीर सिंह, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, झबरेड़ा के मूल निवासी है। निवास उनका रुड़की में भी है। उनकी दूसरी बेटी जो है वो मेरी जीवन संगिनी है, रश्मि चौधरी। रश्मि चौधरी, वो चूंकि अक्सर हम लोग जानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी पत्नियां ही ब्यूरोक्रेट्स होती है, तो आम गृहिणी है या? देखिए, ये तो कहना गुस्ताखी होगी, वो आम गृहिणी नहीं है, वो एक खास गृहिणी है। खास गृहिणी है, कैसे? वो खास इसलिए है कि देखिएगा साहब, ये बहुत आसान है कि आप कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लें और उसके बाद ऑफिस में, सरकार में आप अपनी हिस्सेदारी करें। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है, और उसको मैं मानता भी हूँ, इसको सिद्ध भी किया जा सकता है कि होम मेकर होना एक ज्यादा कठिन काम है केवल उसकी तुलना में। जो एक पुरुष काम करता है तो स्त्री का जो दायित्व होता है वो ज्यादा कठिन है, तो उसका निर्वहन जो स्त्री करती है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है, और वो आम नहीं हो सकती, वो खास हो सकती है। वैसे मेरी वाइफ जो है, और उनके लिए तो खास इसलिए है क्योंकि वो खुद एक MA इकोनॉमिक्स है, MA इकोनॉमिक्स किया उन्होंने। उसके बाद वो B.Ed क्वालिफाइड है, NTT नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग NTT क्वालिफाइड है। और उन्होंने उनके पास एक जो सॉफ्ट टॉयज जो आप आरजीज गैलरी में देखते, टेडी बियर वगैरह जो जी, वो उसको बनाने में दक्ष है। वो इतना अच्छा बना सकती हैं जो आपको आरजीज गैलरी में नहीं मिलेगा। नहीं। वो सॉफ्ट टॉय मेकर भी है, कारपेट वीविंग उनको आती है, कालीन कैसे बुना जाता है वो भी वो बनती है, अच्छी पेंटर भी है, पेंटिंग भी करती है। तो अक्सर मैं उनसे मल्टीटास्कर है आपकी तरह। खैर मुझ में तो कोई खास ऐसी बात नहीं है, हाँ थोड़ा लिख लेता हूँ, पर उनके पास तो बहुत सारे और बड़ी अच्छी कुक भी हैं। जब उनका मूड अच्छा हो तो कुछ बहुत अच्छा बनाती भी। उनके चलिए मैं कह देता हूँ, उनको देखेंगे शायद अच्छा भी लगेगा। उनके हाथ के छोले भटूरे खाने के लिए काफी लोग मेरे यहाँ आते हैं। अगली बार से हम भी आ जाया करेंगे। तो खैर वो बड़े शौक से बनाती हैं और वो बड़े प्यार से। 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है, उसने कॉलेज पूरा कर लिया है। क्या नाम है उनका? लक्ष्य है, ग्रेजुएशन पूरा किया उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में। और बिटिया है, इंटरनेशनल रिलेशन गुड। और बिटिया है, उसने क्लास 10th 9th में आई, 9th पास की। कहाँ पढ़ते हैं? नोएडा में, लोटस वैली में पढ़ती है बिटिया, और बेटा ना MIT यूनिवर्सिटी से किया है। वेरी नाइस। आदर्श जी, ये जो आपकी लाइफ है, जैसे लगता है कि मैं बार बार वही बात आपसे एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि इस बात की संभावना है, बहुत अधिक संभावना है इस बात की कि आजकल जो है वो आप जैसे रेयर लोग ना आम जिंदगी में है, आप जैसे रेयर लोग ना पॉलिटिक्स में है, और अब आपने ब्यूरोक्रेसी के अनुभव लेने के बाद, प्रशासनिक दक्षता को प्रदर्शित करने के बाद, अब आपने रुख किया है सियासत की ओर, राजनीति की ओर, और राजनीति का रास्ता सुझाता वो शासन है। क्योंकि आप प्रशासन से आए हैं तो अब शासन है, और शासन में आपको अवसर मिलता है और आप सरकार में शामिल होते हैं, आप बन जाते हैं मिनिस्टर या आप बन जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उस समय कुछ आपका प्लान है? जैसे आप इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है तो सोचा आपने कि मैं लोगों को इस तरह से, जनता को इस प्रकार से लाभ देने की कोशिश करूंगा? आप अलग हैं, डिफरेंट हैं, इसलिए ये सवाल है। नहीं, देखिए मुझे लगता है तो शायद इससे कोई भी बुद्धिजीवी, और निश्चित रूप से आप जैसे बुद्धिजीवी सहमत होंगे कि अभी हमारे देश में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज़ादी के बाद मूलभूत सुविधाओं की जो कमी थी उनमें कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है। तो 2 बातें मुझे लगता है सरकार की सरोकार जो होनी चाहिए, एक तो है विकास और दूसरा उस विकास में संतुलन। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में विकास अधूरा हुआ था, दूसरा विकास असंतुलित हुआ था। अधूरे से मेरा मतलब यह है कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सुरक्षा, समृद्धि, इन मानकों पे बहुत ज्यादा सरकार उपलब्धि नहीं कर पाई। कुछ क्षेत्रों में बहुत, अंतरिक्ष में जैसे भारत है, अव्वल दर्जे का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, परंतु हेल्थ पर, एजुकेशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप भी मानेंगे कि हम बहुत
निचले पायदान पर रहे हैं। अब पिछले कुछ समय से प्रगति होती दिख रही है, परंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दूसरा, विकास के जो बेनिफिट है वो असंतुलित ना हो, समाज के हर वर्ग के पास वो होना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की है। नॉर्मली हम अब तक सोशलिस्ट थे। हमारा इंडिया जो प्रियम्बल है वो कहता है इंडिया इज सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो समाजवाद के ताने बाने में हम लोगों ने विकास की बलि चढ़ा दी थी। हम ये मानने लगे कि गरीबी अपने आप में एक कोई गहना है, कोई बहुत बड़ी गर्व करने की चीज है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अभाव कभी भी गर्व का विषय नहीं हो सकता है, उपलब्धि गर्व का विषय हो सकती है। हाँ, नकारात्मक भावों का अभाव गर्व का विषय हो सकता है, लेकिन वो अध्यात्म की बात हो गई। समाज के अंदर जिसमें हम रहते हैं, रोटी का अभाव गर्व का विषय नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, सुरक्षा का अभाव, नारी न्याय, बच्चियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार, सामाजिक समरसता, इनका अभाव गर्व का विषय किसी भी समाज के लिए नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि सरकार की ये नीतियां होनी चाहिए, और हर सरकार करती है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सरकारों ने नहीं किया, परंतु सरकार क्या है, एक व्यक्तियों का समूह ही तो है। उसमें किस किस प्रकार की पृष्ठभूमि के किस किस एजेंडा के लोग शामिल होते हैं, वो आपकी सरकार का जो कैरेक्टर है, जो नैरेटिव है, वो सेट करती है। आदर्श जी, ये काफी इंटरेस्टिंग है। हम लोग देख भी रहे हैं पिछले कुछ समय से, जैसे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में थे, एक सेक्रेटरी उनके नजदीकी थे AK शर्मा, वो स्टेट गवर्नमेंट में आए, आकर के यहाँ एनर्जी मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश में। एक आपके मित्र भी हैं आसिम अरुण, वो IPS हैं और कमिश्नर थे कानपुर के, वहां से VRS लेके आए, समाज कल्याण में के मिनिस्टर बने यूपी में, और अभी जो है उनको स्टार प्रचारक भी बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची में कल ही। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी के लोग अक्सर आ रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो ब्यूरोक्रेसी के लोग आ रहे हैं सिस्टम में, सियासी सिस्टम में आ रहे हैं, इनकी पहली पसंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। जी जी। वो आते हैं सेफ जगह, आसान रास्ता चुनते हैं, जहां उनको लगे कि हमने जो पाया है जीवन में वो कहीं हमारा खो ना जाए। स्ट्रगल का रास्ता नहीं चुनते हैं, तो सत्ता को चुनते हैं। आसान रास्ता आसिम अरुण साहब ने सुना, आसान रास्ता AK शर्मा साहब ने सुना, नृपेंद्र मिश्रा साहब, तो आसान रास्ता चुनते हैं। आपने कठिन रास्ता चुना, आपने विपक्ष का रास्ता चुना। जी जी। आपने समाजवादी पार्टी चुनी, क्यों? हाँ, देखिएगा, मनुष्य परिस्थितियों का दास है। आदमी चाहता कुछ और है, होता कुछ और है, परंतु ये सच्चाई है बिल्कुल। ये मैं बिना किसी लाग लपेट के आपसे बात करना चाहूंगा। मैं एक मीटिंग में था, मैं शुरू में भाजपा में सम्मिलित रहा, परंतु भाजपा में जो अवसर जिसकी मुझे तलाश थी या तलाश है, भाजपा मुझे वो अवसर नहीं दे पाई। क्योंकि मेरा अध्यात्म की तरफ ज्यादा रुझान है, तो मैं मानता हूँ शायद वो मार्ग मेरे लिए था नहीं। मैं किसी को उसमें दोष नहीं देना चाहूंगा। एंड किसी की अपॉर्चुनिटी, one man's joy is another man's happiness, sorrow is another man's happiness। तो ये जो रास्ता है, ये स्वाभाविक है कि जो लोग सरकारी तंत्र के हिस्से हैं, तो उन्हें एक कंफर्ट जोन की आदत पड़ जाती है, और जब सरकार में, सत्ता में कोई पार्टी होती है, तो नेचुरली उसका आकर्षण ज्यादा होता है। परंतु शायद मेरी नियति ही कुछ ऐसी है कि मैं धारा के विपरीत चलता हूँ। और जैसे इसका उदाहरण यही ले लीजिए, लोग जब चाहते हैं कि नहीं, अब हम वानप्रस्थ की दहलीज पर आ गए हैं, तो शांति से ऑफिस जाएंगे आने वाले 10-11 वर्ष। चलो आप यहाँ से नई पारी की शुरुआत करें। मैंने एक जटिलताओं से भरा, चुनौतियों से भरा एक मैंने अपना सफर शुरू किया है। दूसरा, मैं भाजपा में रहकर संतुष्ट भी रह सकता था, परंतु चूंकि शायद मेरी कॉलिंग कुछ और है, मेरी अभिलाषा कुछ और है, गलत को गलत कहने की तासीर, ये फितरत शायद मेरे DNA में है, तो मैं ज़्यादा प्रतीक्षा ना करते हुए, जो समय का अभाव मेरे पास है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो माननीय अखिलेश जी से मैं प्रभावित हुआ, उनसे बातचीत हुई, और मुझे लगा कि ये नेतृत्व ऐसा है जो वाकई
मेहनतकश और जिम्मेदार और सिंसियर लोगों की कदर करता है। और मैं उस बात को पूरा कर दूं जो मैं कह रहा था। मैं एक मीटिंग में था तो मैंने कहा कि देखिए कितना सुखद मंजर होगा, कितना खूबसूरत मंजर होगा। आप कल्पना कीजिए कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कोई भी दल हो, भारत का लोक दल हो, जरा कल्पना कीजिए कि हर दल के अंदर सब एक ही जज्बे से अभिभूत लोग कि हमें अपने देश का, अपने मुल्क का, अपने प्रदेश का, अपने गांव का, अपने शहर का कल्याण करना है। जस्ट इमेजिन, 5 मिनट के लिए आप इमेजिन करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन समाज का, राष्ट्र निर्माण का कार्य सतत चलता रहेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो कि योग्य व्यक्तियों का अभाव, जैसे मैंने कहा था आपसे कि अभाव कभी गर्व का विषय नहीं है, तो अगर एक ही दल के अंदर सारे व्यक्ति चले जाएंगे, विपक्ष में नहीं होंगे, तो विपक्ष कमजोर पड़ जाएगा। और हमारे यहाँ विपक्ष का बहुत ही गलत और हल्का अर्थ लगा लिया, विरोध। विपक्ष विरोध नहीं है, विपक्ष दूसरा पक्ष है। एक पक्ष है, एक विपक्ष है। तो समर्थन और विरोध नहीं है, वो दूसरा डायमेंशन है, दूसरा पर्सपेक्टिव है। तो विपक्ष में भी और पक्ष में भी, सत्ता में भी और विपक्ष में भी, जब इसी जज्बे से प्रेरित होकर लोग आएंगे कि नहीं, देश का काम, समाज का काम, और हम सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग विमर्श कर सकते हैं, हम चिंतित हैं, हमें ये समझ है कि नहीं, कि अपने से अलावा अगर हम अपने समाज के लिए कुछ करके जाएंगे तो दुनिया सराय फानी है, हर चीज यहाँ आनी जानी है। तो अगर उस नजरिए को लेकर आप जीवन जिएंगे तो मुझे लगता है कि ये चुनौती भरा रास्ता भी आपको एक रूहानी सुकून पहुंचाएगा। रूहानी सुकून पहुंचाएगा। आदर्श कुमार साहब से बातचीत में हमें कई नई बातें पता चली हैं जो मैं समझता हूँ कि समाज के लिए बहुत प्रेरित करने वाली हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि विपक्ष दूसरा पक्ष है और किसी भी राष्ट्र में विपक्ष का बहुत अधिक मजबूत होना अति आवश्यक है, ताकि वो पक्ष को ये बता सके कि उसकी गलतियां कहाँ हैं। एक जमींदार घराने का लड़का जब आगे बढ़ता है तो अमूमन लोग ये समझते हैं कि चूंकि वो तो जमींदार घराने से आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उनको काम करने की या उनको जो है वो आवश्यकता नहीं है, स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि यूपीएससी क्वालिफाई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, और फिर बहुत बढ़िया काम किया DRDO में। बहुत धन्यवाद आपका हमें देखने के लिए। नमस्कार।